तो जय बाबा की भाई सबको। भारत माता की जय। तो भाई इस वीडियो का इंतज़ार आप लोग कर रहे थे और ये वीडियो मैं पहले नहीं बनाना चाह रहा था। मैंने टाइम भी लिया इस वीडियो के लिए। एक्चुअली इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी संकोच कर गया बोलते टाइम, या मैं संकोच कर रहा हूँ, क्योंकि वो समाज के वो पहलू है जिन पे मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो सच बोलूँगा। उसके अलावा मैं कहीं पर भी ना चीज़ें छुपा सकता हूँ ना चीज़ें घुमा सकता हूँ। अगर मैं बोलूँगा तो सच बोलूँगा, चाहे उसके लिए मेरे जान जाए, चाहे प्राण जाए, चाहे केस लगे, जो भी हो। बहन मनीषा का आप सबको पता है, आज तारीख हो गई है 26 अगस्त। 11 तारीख को बहन मनीषा अपने घर से गायब हुई थी और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई और आज 26 अगस्त है। अब तक कोई इंसाफ नहीं है और नज़र भी नहीं आ रहा है कि कोई इंसाफ मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। सवाल सबके दिमाग में है, हजारों सवाल है सबके दिमाग में, पर जवाब कहीं नहीं मिल रहे हैं। मैं देता हूं आज आपको हर सवाल के जवाब। तो बहन मनीषा ने क्या किया? क्या वो मर्डर था या सुसाइड थी? तो मैं बोलता हूं कि बहन मनीषा ने सुसाइड किया। हाँ, सही बात है, बहन मनीषा ने सुसाइड किया है और यही कुछ दिनों में रिपोर्ट में आने वाला है, चाहे वो एम्स की रिपोर्ट हो चाहे सीबीआई की रिपोर्ट हो। पुलिस प्रशासन ने भी उसको सुसाइड घोषित कर दिया है। माननीय सीएम साहब हरियाणा के, उन्होंने भी उसको सुसाइड घोषित कर दिया गया है। आप उनके जितने भी अभी रिसेंट के भाषण देखेंगे, हर उसमें उन्होंने उसको सुसाइड मानते हुए उसी डायरेक्शन में चीजें बोली है। चाहे आप एसडीएम लोहारू की बात करते हैं, उन्होंने तो क्लियर ही घोषित कर रखा है कि सुसाइड है, कि बॉडी में से पॉइजन भी मिला है, सुसाइड है, प्लस बहन मानसिक तनाव से जूझ रही थी, किन हालातों में सुसाइड की, कौन उसके जिम्मेदार हैं सुसाइड के, सुसाइड के पीछे हमें जानकारी निकालनी पड़ेगी। पुलिस ने महिला आयोग की बात करते हैं आप, नाम था उनका क्या है, रेनू मंडल है या कुछ ऐसा है उनका, तो उनका भी ये कहना है, उनके भी मैं अभी कुछ वीडियोस देख रहा था रिसेंट के, तो उसमें उन्होंने भी ये घोषित कर दिया है कि ये सुसाइड ही है। और सुसाइड भी है रेनू भाटिया। देखो बहुत सारी चीजें थी, मैंने भी बहुत सी चीजों को पेन डाउन किया है ताकि डेटा के साथ मैं बात कर पाऊं।
तो रेणु भाटिया जो महिला आयोग की प्रमुख है, उन्होंने भी फिक्स सुसाइड के ऊपर बोल दिया कि सुसाइड है ये। और अब पुलिस को भी दोष दे रहे हैं कि भाई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ये तो सुसाइड है, या ये टाइम पे कार्रवाई करते तो पकड़े जाते, किस तनाव में सुसाइड की है, क्या है। मतलब पूरा प्रशासन सब कुछ मिला के सुसाइड की तरफ झोंक दिया है इसको। और कहीं ना कहीं मनीषा बहन ने सुसाइड की है, उसके अभी भी संकोच कर रहा हूं मैं बोलते टाइम, आगे बताऊंगा कि किन लोगों ने उससे सुसाइड करवाई है। तो उसके बाद कि अभी फिलहाल ये है कि आने वाली रिपोर्ट भी यही है, सीबीआई महज एक फॉर्मेलिटी रह गई है। पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है इस डायरेक्शन में कि ये सुसाइड है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, चीजें एक एक करके खुलेगी, जो भी होगा आपके सामने रखा जाएगा। तो बहन मनीषा एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी, एक छोटा बच्चों का प्रेप स्कूल था, जो कि उसके घर से कुछ 7-8 किलोमीटर दूरी पे वो स्कूल है। वहाँ से कुछ ऐसा साधन नहीं है जो घर से आता जाता है। उनके गांव लक्ष्मण ढाणी से उस स्कूल पे कोई ऐसा साधन नहीं चलता है वहाँ पे जिससे वो कन्विंस रहे आना जाना। तो उसके स्कूल के जस्ट पास, जैसे यहाँ पे स्कूल है, यहाँ से 200 मीटर सेम रोड है, उस रोड पे यहाँ पे स्कूल है प्राइमरी, और इसी रोड पे सामने 200 मीटर पे ही आइडियल स्कूल, आइडियल कॉलेज और एक आइडियल इंडस्ट्री, तीनों समूह है। आइडियल स्कूल और आइडियल कॉलेज इस तरफ है, आइडियल इंडस्ट्री इस तरफ है। ठीक, आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा, मैंने वहां का पूरा वीडियो बनाया है, तो मैं आपको वहां की सारी लोकेशन दिखा दूंगा उसमें। अब बहन जो आइडियल कॉलेज की बस थी वो उनके घर से गांव में आती थी, उनकी ढानी में आती थी और वो कॉलेज जाती थी। टाइमिंग भी मैच कर रहा था, तो वो उसी कॉलेज की बस में जाती थी, वहां पे उतर के और पैदल स्कूल जाके पढ़ाती थी। वापस स्कूल से पढ़ा के 1:30 बजे फ्री होती थी और 2 बजे कॉलेज की बस में बैठ के घर चली जाती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, सुबह वैन निकली है घर से, वहां पे उतरी और स्कूल में पढ़ाने चली गई है। उस दिन स्कूल में ये इंफॉर्मेशन वहां के जो स्कूल के प्रिंसिपल है उन्होंने दी है, उनका भी वीडियो है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, या इसमें सारे वीडियो में लास्ट में अटैच कर दूंगा। तो उस स्कूल में उस दिन बच्चों के मिड टर्म एग्जाम थे कुछ, तो उसकी वजह से बहन मनीषा वहां से 1:52 पर वहां से उस स्कूल से निकली है। मतलब 1:50-52 तक बहन स्कूल में रही है। उसका सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने अभी सोशल मीडिया पे रिलीज कर दिया है। स्कूल के जो प्रिंसिपल है बहुत ही हेल्पिंग और सपोर्टिव है, हर चीज में आगे आके वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद बहन वहां से निकल के कॉलेज की तरफ गई है। उससे पहले बहन ने जो कॉलेज बस ड्राइवर था जिनके साथ वो स्कूल से घर से स्कूल और स्कूल से घर जाती थी, जो बस चलाता था, उनको फोन कर दिया था। वो ड्राइवर उन्हीं के ही दादाजी के जानकार था, उनको फोन करके बोल दिया था कि भाई आज मैं लेट हो जाऊंगी, मुझे कॉलेज में भी कुछ काम है, तो मैं लेट घर पे आऊंगी, आप चले जाइए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो वहां से बहन चली गई वहां पे। अब उसके बाद 4 बजे दादाजी ने जो ड्राइवर है उसको फोन किया कि भाई मनीषा अभी तक घर नहीं आई है, क्या कारण है, टाइम बहुत हो गया है। ड्राइवर ने बताया कि बाबा हमें फोन कर दिया था बहन ने कि वो उसको कुछ काम है, तो कोई बात नहीं, आ जाएगी वो 5 बजे तक, या ऐसे स्कूल रुक गई तो
अभी तक आ जाना चाहिए था, पर फिर भी आ जाएगी, आप देख लो। उन्होंने हमें मना कर दिया था कि मैं बस में नहीं जाऊंगी, उन्होंने दादा को इन्फॉर्म कर दिया। अब दादाजी को और थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि दादाजी ही उनसे काफ़ी क्लोज थे। मैं उनके दादाजी के साथ बैठा था, उन्होंने अपनी कहानी बताई, क्योंकि वही उनका ध्यान रखते थे, या मतलब उनकी लाडली पोती थी। पिताजी जो थे संजय जी, वो लोहारू में पुल का काम है, वहाँ पे मुंशी का काम करते हैं, तो वो वहाँ पे रहते थे। तो मोस्टली दादाजी कर रहते थे वही, तो उन्हीं से ही क्लोज थी, तो उनको ज़्यादा फिक्र हुई, और घर पे भी थे। उन्होंने इनके पिताजी को फ़ोन किया कि संजय घर नहीं आई है मनीषा अब तक। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आज उसको कॉलेज में कोई फॉर्म वॉर्म जमा कराना था, आ जाएगी 5:30 साढ़े 5 बजे तक, आप वेट कर लो, जब तक आ जाएगी। तो दादाजी ने कहा ठीक है भाई। उसके बाद 6 बजे, 6:10 या एग्जैक्ट 6 से 6:20 के बीच में बहन मनीषा का फोन आया उनके पिताजी संजय के फोन के ऊपर। वो उठा पाते उससे पहले वो फोन कट गया। संजय जी ने बैक कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ। अब टाइम हो गया है 6 बजे का, 6 सवा 6, और घर पहुंच जाती थी बहन, मतलब 2 बजे बस में बैठ के निकल जाती थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2:30 बजे घर पहुंच जाती थी। टाइम बहुत लेट हो गया, फ़ोन आगे से आया तो वापस कॉल किया तो फ़ोन लगा नहीं। अब उनके पिताजी को चिंता हुई कि क्या हुआ है ऐसा कि फ़ोन आया और कट गया, तो कहीं ना कहीं बिटिया मुसीबत में है। वो वहाँ से परेशान हुए और वो भाग के वहाँ से सिंघानी आए। लोहारू से सिंघानी अराउंड पड़ता है 18-20 किलोमीटर। वो सिंघानी आए, सिंघानी आने के बाद वो स्कूल में आए, जिस स्कूल में बहन पढ़ाने जाती थी। वहाँ जाके उन्होंने कहा कि अभी तक घर नहीं पहुंची है मनीषा। वहाँ जाके उन्होंने 112 को कॉल किया। तब तक उन्होंने स्कूल के कैमरे चेक किए, वहाँ पे पता लगा कि बहन कॉलेज की तरफ गई थी, कॉलेज में गई थी। उसके बाद 112 पहुंची है वहाँ पे। 112 ने पहुंच के फ़ोन किया है उनके पिताजी को, संजय जी को, कि कहाँ हो। उन्होंने बोला कॉलेज के पास आ जाओ। कॉलेज के पास पहुंचे, वहाँ उन्होंने पूछा, जो वहाँ पे थे उनसे पूछा कि भाई मनीषा आई के यहाँ पे। कॉलेज में उन्हें एंट्री नहीं दी गई, या फिर कॉलेज के सीसीटीवी कैमरास नहीं दिखाए गए। उनको बता दिया गया कि यहाँ पे जो स्टाफ के लोग हैं वो नहीं है। वहां पे 3 लोग उस टाइम पे मौजूद मिले, जिसमें से 2 ड्रिंक कर रहे थे कॉलेज के बाहर और एक नॉन ड्रिंक करता, मतलब एक ने नहीं पी रखी थी, 2 ने पी रखी थी वहां पे। उनसे पूछा पुलिस ने, उन्होंने भी मना कर दिया। पुलिस वहां से चली गई। सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाया गया वहां पे। संजय जी को छोड़ा कि ठीक है आ जाएगी आपकी बेटिया, वो चले गए घर। घर पहुंचे, दादाजी को बताया कि भाई बिटिया तो नहीं मिली। अगले दिन वापस गए पुलिस के पास। पुलिस ने पहले तो बोला कि कहीं भाग गई होगी, एज यूजुअल जैसे पुलिस बिहेव करती है कि कहीं भाग गई होगी, आ जाएगी। उसके बाद वापस जब इन्होंने और प्रेशराइज किया या उन पे दबाव डाला, तो फिर वो आए वापस कॉलेज गए, सीसीटीवी की मांग की। सीसीटीवी जो बंद कैमरा था वो दिखाया गया, सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखाए गए कॉलेज ने। फिर भी ये पुलिस गई है वहां पे, प्रशासन गई है, जहां इनका हक है कि ये देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज, इनको नहीं दिखाया गया। ठीक है। उसके बाद ये 12 तारीख की बात थी, 12 तारीख को भी बहन नहीं मिली। अगले दिन हुआ 13 तारीख। 13 तारीख को पुलिस को एक डेड बॉडी मिली। पुलिस ने इन्फॉर्म किया संजय जी को कि संजय डेड बॉडी है, एक आप आके देख लीजिए आपकी है या नहीं है। संजय जी पहुंचे वहां पे, उन्होंने देखा है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहाँ पे कंप्लेंट उनकी जो भी एफआईआर लिखी गई थी या उससे पहले लिखी दी गई थी उसका मेरे को कंफर्म नहीं है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे में हम मुजरिम को पकड़ लाएंगे, क्योंकि गला यहां तक रेंदा हुआ था, गला कटा हुआ था, चेहरे पे स्किन नहीं थी, यहां तक चेहरा जला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। आप सबने वो फोटो देखी है, किसी भी एंगल से, हर एंगल से वो लग रहा है वो मर्डर है। पुलिस ने भी कहा हम अपराधियों को पकड़ देंगे 24 घंटे में। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया बॉडी को। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, भिवानी में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि गला धारदार हथियार से काटा गया है। गला यहां तक काटा गया है कि कुछ ही पोर्शन बचा हुआ था, कुछ ही पोर्शन बचा हुआ था। आंख अंदर नहीं थी, चेहरे की ये जितनी भी चीजें हैं ये नहीं थी। मक्खियों के अंडे शरीर पे थे, शरीर में से दुर्गंध आ रही थी, सड़ा हुआ था शरीर। लाश के ऊपर घास पत्ते सूखे टिश्यू चिपके हुए थे, पेट फूला हुआ था। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूट्रस और रेक्टम, यूट्रस और रेक्टम वर पार्शियली बाहर निकले हुए थे। मतलब यूट्रस और रेक्टम फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अपनी जगह पर नहीं थे, अपनी जगह से हिले हुए थे। बाकी अंदर जो उससे ऊपर वाला जो पार्ट्स है वो नॉर्मल वहीं थे जहां होने चाहिए। गले पे कोई झाग का निशान नहीं था, कोई ब्लड का निशान नहीं था। जो गला काटा गया था उस पर घाव 29.5 इंटू 16 सेंटीमीटर, मतलब यहां तक घाव पूरा गला काटा गया था। कुछ ही पार्ट यहां पे शेष बचा था, जो अपनी रीढ़ की हड्डी है वो यहाँ जो से कनेक्ट होती है, तो उसमें नेक्स्ट रिपोर्ट जो आती है उसके बाद उसमें फ्रैक्चर्स दिखाए गए हैं, बट यहां तक गला कटा हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट आ गई, साफ मर्डर दिख रहा है इसके अंदर। घर वालों ने ऑब्जेक्शन, प्रदर्शन, शोक, गुस्सा, सब चीज जाहिर की। लोग भी इकट्ठे हुए, लोग भी जुड़े। 13 तारीख को बॉडी मिली थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई 24 घंटे में। 14 तारीख को कुछ नहीं हुआ। 15 तारीख को 14 तारीख को दोबारा 14 तारीख को कौन लोग थे जिन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए अप्लाई किया, इन चीजों की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते कि हुआ क्या क्या। 15 तारीख को दोबारा से पोस्टमार्टम कराया गया। सेकंड पोस्टमार्टम करवाया गया रोहतक पीजीआई से। 3 डॉक्टरों की टीम बनाई गई और रोहतक पीजीआई में ट्रांसफर किया गया केस को। वहां से सेकंड पोस्टमार्टम हुआ। सेकंड पोस्टमार्टम में क्या हुआ, सेकंड पोस्टमार्टम में यही था कि लाश के ऊपर घास पत्ते और सूखे टिश्यू चिपके हुए थे। वही मक्खियों के अंडे थे। सेकंड पोस्टमार्टम और फर्स्ट पोस्टमार्टम में एक जो डिफरेंस आया कि सेकंड पोस्टमार्टम में उन्होंने बोला आंख अंदर धसी हुई थी, जबकि फर्स्ट पोस्टमार्टम जो भिवानी की रिपोर्ट थी उसमें था कि आंख नहीं थी। ठीक है, सेकंड पोस्टमार्टम में बिकॉज उसका एक बार पोस्टमार्टम हो चुका था, तो फर्स्ट पोस्टमार्टम में पूरा शरीर खोला गया था, यहां से सारे पार्ट्स को बाहर निकाला गया, सब कुछ चेक किया गया था। फर्स्ट पोस्टमार्टम के अंदर किसी भी सारे पार्ट्स जब बाहर निकाल के चेक किए गए तो कहीं पर भी पॉइजन नहीं मिला, कोई जहर नहीं आया उसके अंदर, रिपोर्ट में भी नहीं आया। अब सारे पार्ट्स जब निकाल के, क्योंकि पोस्टमार्टम में ऐसे ही किया जाता है, जब आप पार्ट्स को निकाल के चेक करोगे तभी पता लगेगा कि कौन से पार्ट्स
से इफेक्ट हुआ है या डेथ, कॉज ऑफ डेथ है, कहाँ पे क्या मिलता है, तो सब नॉर्मल था। यूट्रस और एनस, यूट्रस और रेक्टम जो था वो अपनी जगह से हिले हुए थे, बाकी सब ठीक था। सेकंड पोस्टमार्टम में क्या था, अब फर्स्ट पोस्टमार्टम में बाकी सारे पार्ट्स निकाल के वापस डाले गए, तो सेकंड पोस्टमार्टम में फिर वही बता दिया गया कि बॉडी में ये पार्ट नहीं थे, ये पार्ट्स मिसिंग थे, उनको सही से अरेंज करके नहीं डाला गया वापस से, उनको ऐसे ही बॉडी में डाल के और यहाँ से स्टिचेस लगा के सील दिया गया। ठीक है। सेकंड पोस्टमार्टम में भी आया कि झाग नहीं थे, चेहरे पे कोई झाग नहीं था या खून के निशान नहीं थे। अब इसके अंदर वही है कि अंग गायब थे। अब वो इस पोस्टमार्टम जो अभी हो रखी है, इसको लेकर बहुत लोग बोल रहे हैं कि बॉडी में से पार्ट्स निकाल लिए गए थे, ये किसी ऐसे बंदे का काम है जो ऑर्गन सप्लाई करता है। बहुत लोग इन चीजों पे कर रहे थे, बट ये अब दोनों, मैं नीचे एक लिंक अटैच कर दूंगा जहां पे आप दोनों पोस्टमार्टम्स को आराम से, जहां पे दी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं और उसको विश्लेषण भी किया हुआ है। एक मैं वीडियो का ही लिंक उस पर शेयर कर दूंगा जिसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो बात चली है कि बॉडी में से पार्ट्स निकाल लिए गए थे, ये था, ये नहीं था। अब ये चीज लोगों को पता नहीं थी, इस वजह से सेकंड पोस्टमार्टम को ही उन्होंने रीड किया या उसको एक्सप्लेनेशन सुना और उसी की बात पे चले गए। बट सेकंड पोस्टमार्टम में, फर्स्ट पोस्टमार्टम में भी जो हुआ वो इंक्लूड हो गया कि बॉडी में से पार्ट्स रिमूव किए गए हैं या वापस लगाए गए, कुछ मिसिंग है, वो उसकी फिर पुलिस ने कंफर्मेशन किया कि हाँ कुछ पार्ट्स हमने आगे रिसर्च के लिए या मोर डिटेल्स चेकअप के लिए भेज दिए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पोस्टमार्टम के बाद जस्ट बाद एक सुसाइड नोट और आ गया। सेकंड पोस्टमार्टम कब हुई है ये देखिए, 15 अगस्त को, जब देश आजाद हुआ था, आजादी के दिन ये पोस्टमार्टम करवाई गई है। आगे बात बताऊंगा मैं आपको, एक्सप्लेन करूंगा कि ये पोस्टमार्टम किसने कराई गई है। तो उसके बाद सेकंड पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आई, उसको भी एक्सप्लेन किया गया। उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। वहां पर भी उसके अंदर निशान को बताया, यहां पे कट बताया, लेकिन उन्होंने क्या मिस कर दिया, उसमें से किसी शार्प ना, किसी धारदार चीज से काटा गया है, ये उसमें मिसिंग था। अब उसके बाद सुसाइड नोट भी आ गया। 15 अगस्त को रिपोर्ट, पोस्टमार्टम हुआ दूसरा। उसी टाइम पे सुसाइड नोट भी आ गया और पोस्टमार्टम के जस्ट बाद उसको पुलिस ने सुसाइड घोषित कर दिया कि ये बहन ने सुसाइड किया है। ये इनका लेटर है जिसपे डेट लिखी हुई है, इंग्लिश में लेटर लिखा हुआ है। हैंडराइटिंग मैच करने के लिए भी उन्होंने एक उनकी हैंडराइटिंग दिखा दी, एक लेटर की हैंडराइटिंग, वो भी उन्होंने प्रूफ सामने रख दिया। ठीक है। फिर वहां पे और जन आक्रोश हुआ क्योंकि सबको दिखाई दे रहा था, अंधे आदमी को दिखाई दे रहा था, रिपोर्ट्स को, डॉक्टर्स को, सबको दिख रहा था कि मर्डर है। ठीक है। वहां पे जन आक्रोश और बढ़ा, घर वालों को भी गुस्सा और फूटा और लोग जुड़ने लगे, इकट्ठा होने लगे, गांव पहुंचने लगे, धरने स्टार्ट हुए। 15, 16, 17 तारीख को वहां पे 30 से 40 हजार लोग लक्ष्मण ढानी बहन मनीषा के गांव में थे। उनके घर के पास जो मंदिर है वहां पे एकत्रित थे। सबके अंदर एक आग थी कि ये नाइंसाफी है, ये
बहुत बड़ा पाप है ये, बहुत गलत हुआ है। सबके अंदर दुख था, सब पहुंचे हुए थे वहां। प्रशासन इधर से बोल रहा है कि सुसाइड है, नोट लेटर भी दिखा दिया उन्होंने। अच्छा, अब तक बहन मनीषा का फोन प्रशासन ने सामने नहीं लेके आए, मतलब फोन का उन्होंने अभी तक कोई जिक्र ही नहीं किया कि फोन भी था। जबकि जब बहन ने फोन किया था अपने घर, ड्राइवर को भी फोन किया था बहन ने, तो फोन तो था उनके पास। स्कूल से भी निकली थी, वहां पहुंची थी 6 बजे भी उनके फोन से, 6:20 पे भी उनके फोन से उनके पिताजी के पास फोन गया था, पर वो उठा पाते उससे पहले फोन कट गया था। ठीक है, वहां पे जनाक्रोश हुआ, लोग इकट्ठा हुए, 30 से 40 हजार पैदल चल चल के लोग गए वहां पे। फिर 18 तारीख को, 15 को हुआ, 15 को पोस्टमार्टम आया, 16 को उन्होंने घोषित कर दिया सुसाइड है। सुसाइड पे और लोग वहां पे पहुंचे और एकत्रित हुए, परिवार का साथ दिया, प्रशासन के अगेंस्ट खड़े हुए, आवाज उठाई अपनी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो वहां पे एक कमेटी का संगठन किया, जो 21 लोगों की कमेटी थी, जिसके अंदर सरपंच, एक्स सरपंच और ग्रामीण लोग जो वहां के थे उनमें से चुन के 21 लोगों की कमेटी बनाएगी कि भाई ये कमेटी, क्योंकि 30-40 हजार लोग जब वहां इकट्ठा हुए हैं तो उनको हैंडल करना, वहां पे वो लोग रह भी रहे हैं, चीजें सब देखना, सरकार से बात करना परिवार नहीं कर सकता, ना वो भीड़ कर सकते, तो चुन के उन्होंने अपने गांव से ही चुन के इकट्ठा किया और वहां पे कमेटी बनाई गई। 18 तारीख को, 18-19 को कमेटी टूटी वहां पे। कमेटी टूटी, जो भी कारण था आगे बताऊंगा आपको। और जो लोग थे 21 जो कमेटी के लोग थे वो हट गए वहां से। उसके बाद दोबारा से जो अभी ये कमेटी वहां के लोकल लोगों की थी, अभी जो बाहर के लोग गए हुए थे वो, उनका कोई पर्सनल मोटिव नहीं था, कोई जमीन लेने, किसी की जमीन नहीं थी वहां पे, किसी का मकान नहीं था वहां पे, सिर्फ एक आग थी कि बहन के साथ, एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है और उसको इंसाफ दिलाना है, उसके लिए खड़े हुए थे। कमेटी दोबारा संगठित की गई, दोबारा आवाज उठाई गई, लोग वहीं थे। तो भाई फोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो दोबारा से चालू किया। तो भाई कहाँ थे कि भाई दोबारा से पहली बार 18 को पहली बार धरना, मतलब वो कमेटी डिसॉल्व हुई, बाहर वालों ने दोबारा कमेटी बैठाई और फिर से धरना चालू स्टार्ट हो गया। इधर से कंटिन्यूअसली प्रशासन ने बीच में फोर्स का यूज किया धरना हटाने के लिए, या परिवार से बार बार बात की, दबाव भी बनाया, कुछ मतलब जो भी। जब वहाँ से सुसाइड दिखा दिया उन्होंने, तो इधर से भी उन्होंने अपना प्रेशर कंटिन्यू रखा। फर्स्ट कमेटी टूट गई, सेकंड कमेटी बन गई। सेकंड कमेटी
बन गई तो अब उस पर 19 को सेकंड कमेटी के साथ धरना रहा, 20 को सेकंड कमेटी को भी खारिज कर दिया घर वालों ने कि भाई हमें ये कमेटी मंजूर नहीं है। और घर वालों ने कहा कि भाई सरकार ने हमारी बातें मान ली है, हमें ये मंजूर नहीं है धरना, ये कमेटी मंजूर नहीं है। और जितने भी लोग वहाँ पे समर्थन में आए हुए थे उनको उनके दादाजी का जो भाई है परिवार से, उन्होंने जाके बोल दिया कि भाई आप लोगों का धन्यवाद, आप जा सकते हैं, कल अंतिम संस्कार करा देंगे। लोग निराश भी हुए, पर परिवार था उनका, मान ली बात, चले गए। परिवार ने कहा एम्स से 20 तारीख की बात है, एम्स में हमारा पोस्टमार्टम होगा और सीबीआई की जांच होगी। वहां से धरना उठा, चला गया। 30,000 लोग जो थे वहां पे, 20-30,000 जो भी आए हुए थे, सब लोग चले गए क्योंकि परिवार ने बोल दिया कि भाई जाओ। 20 को रात को वो बॉडी एम्स में गई, 30 से पोस्टमार्टम के लिए, और 21 को सुबह बॉडी आई और 21 को पोस्टमार्टम, 21 को अंतिम संस्कार करा दिया बहन का। ठीक है भाई, सब लोग आए, जो हुआ अंतिम संस्कार हो गया। उसके बाद एम्स की 21 के बाद 22, 23, 24 आप देख ही रहे हो, पुलिस प्रशासन सब एक तरफा बोल रहे हैं कि भाई ये हुआ, गलत हुआ। परिवार बोल रहा है कि भाई सरकार ने हमारी बात मान ली और उन्होंने धरना भी हटवा दिया, लोगों को घर भेज दिया, अंतिम संस्कार भी करवा दिया। और फिर सरकार बोल रहे हैं कि घर वाले बोल रहे हैं कि प्रशासन की गलती थी, प्रशासन ने काम सही नहीं किया था, सीएम साहब काम सही करेंगे, सीएम साहब पे विश्वास है। सीएम साहब का रिसेंटली वीडियो आ रहा था कि भाई साहब बहन ने सुसाइड की, और मैं वीडियो निकालता हूँ एक बार, कि बहन ने सुसाइड की, उस पर दबाव बनाया गया था, प्रशासन ने टाइम पे एक्शन नहीं लिएगा, अदरवाइज वहाँ पे किसी विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। और हमने कहा है विपक्ष को कि मनीषा हमारी बिटिया है, वो हमारी गुड़िया थी, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष का। हम चर्चा के लिए हमने कहा है कि हम तैयार हैं, हर बात का जवाब सरकार देगी। हमने, क्योंकि मनीषा के न्याय के लिए सरकार हर संभव काम कर रही है, क्योंकि जो पारिवारिक कई बार विषय इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी आया है कि मनीषा ने जो दुकान से दवाई ली है, पेस्टिसाइड वो लिया है, वो सारी रिपोर्टें मेडिकल के अंदर आई हैं। परंतु विपक्ष उसको लगातार उछालने की कोशिश कर रहा है, वो दुर्भाग्य। तो देख लिया सीएम साहब का ये अभी का रिसेंट अंतिम संस्कार के बाद का
कि 2-3 दिन बाद का वीडियो है। परिवार ने बोला कि भाई हमारी तो बात मान ली, हमारी तो मांगी पूरी होगी। सीएम साहब बोल रहे हैं कि जो ब्लड मतलब बॉडी के अंदर भी पॉइजन मिल गया इनकी रिपोर्ट में, और जो जहाँ से कीटनाशक खरीदा था वो जगह भी पता लग गई इनको, कहाँ से वो दुकान भी पता लग गई इनको, दुकान से कीटनाशक लेके आई थी। ठीक है साहब, अब तो इंसाफ कर ही देंगे। अब इंसाफ में रह क्या गया? ठीक है साहब, अभी सीबीआई की वो बता दी, प्लस अभी मैं उनके घर का भी वीडियो देख रहा था, उनके पिताजी का। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एम्स की रिपोर्ट आई थी, वो सीबीआई को दे दी, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने एम्स की रिपोर्ट आई थी उसमें भी वही सेम, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी 2 बार खुल चुकी है। एक एक पार्ट बॉडी का निकाल के उसको चेक करके वापस डाला गया। तो जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी पोस्टमार्टम की, वो देखिए आपने, उसमें जो एग्जैक्ट बॉडी की कंडीशन थी, जैसे बॉडी मिली थी वो की वो रिपोर्ट निकाली गई थी। सेकंड रिपोर्ट जो आई थी उसके अंदर जो फर्स्ट पोस्टमार्टम हुआ था उसमें जो जो बॉडी में बदलाव आए उन्होंने वो डाल के दे दिए कि भाई बॉडी के अंदर ये पार्ट मिसिंग है, ये दिक्कत है। सेकंड पोस्टमार्टम में भी बॉडी के अंदर पॉइजन नहीं मिला, उस रिपोर्ट में भी नहीं है, फर्स्ट में तो था ही नहीं। ठीक है, अभी एम्स की रिपोर्ट आ रही है। अब इनके पास, सीएम साहब के पास कौन सी रिपोर्ट आई है ऐसी कि भाई जिसके अंदर बॉडी में जहर मिला? ना तो कोई झाग थे, ना कोई खून था मुंह से। अभी एम्स की रिपोर्ट भी हमारे सामने तो आई नहीं है, लेकिन हूबहू मानो ना मानो सेम ही मिलेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं उन्होंने देखा है, ये कहां से क्या इन्फॉर्मेशन आई है, बोल रहे सेम है। ठीक है साहब, और वो एम्स की जो पोस्टमार्टम हुआ है वो भी कितने टाइम बाद हुआ है भाई? 11 को बहन मिसिंग थी, 13 को बॉडी मिली, उसके बाद फर्स्ट पोस्टमार्टम हुआ, फिर सेकंड पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद फिर बॉडी रखी रही। तो 13 के बाद 20 को हुआ है, तो 7 दिन हो गए, 7-8 दिन बॉडी फिर रखी रही। तो उस रिपोर्ट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? इतनी बार बॉडी खुल गई है, सारे पार्ट्स निकल गए, क्या एम्स कोई भगवान तो है नहीं, उसके पास भी क्या जाएगा और वो क्या उसमें से रिपोर्ट निकाल? मतलब थर्ड पोस्टमार्टम की डिमांड करना भी गलत था, थर्ड पोस्टमार्टम की डिमांड करना भी गलत था, क्योंकि बॉडी में कुछ बचा ही नहीं। बॉडी जो ओरिजिनल फर्स्ट पोस्टमार्टम होता है उसी के अंदर आप ओरिजिनल रिजल्ट्स देख पाते हो। जब जहर फर्स्ट पोस्टमार्टम में नहीं था, सेकंड पोस्टमार्टम में नहीं था, थर्ड में कैसे आ जाएगा? और इनके पास कौन सी रिपोर्ट है जिसके अंदर बॉडी के अंदर जहर मिल गया? पॉइजन तो मिला ही नहीं। तो सुसाइड कैसे हुआ? झाग भी नहीं था, ब्लड भी नहीं था। ठीक है, और प्रशासन क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या दिखा रहे हैं वो बताता हूँ, ये देखिए। जिस तरह की जो रिपोर्ट्स हमारी आई थी डॉक्टर्स के द्वारा, उनकी सत्यता की जांच करने के लिए और उसमें अपने आप को सारी चीज़ें समझने के लिए हमने कमेटी के लोगों को भेजा था वहाँ। कुछ परिवार के लोग हमारे डीएसपी साहब के नेतृत्व में वहाँ पहुँचे थे और डॉक्टर्स के साथ उनकी बहुत लंबी तफसील से बातचीत हुई है, जिसमें ये सिद्ध हुआ कि बेटी के शरीर में पॉइजन मिला है। कोई ऐसी चीज़ भी उनके गले के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसको काटा गया हो। उन्होंने साबित किया डॉक्टर्स ने के अनुसार कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है।
तो इस तरह से जो एक नोट मिला था उसकी ऑफिशियल जांच हुई, उसमें भी ये पाएगा कि बेटी की लिखाई भी मिल चुकी है। और जहाँ तक सेक्सुअल हरासमेंट की एक बात उठ रही थी लगातार, तो डॉक्टर्स ने भी उसको भी सिरे से खारिज किया है कि उस बेटी के शरीर में कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली जिससे रेप साबित हो सके, यानी रेप भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह जुड़ रही थी और उसका परिणाम ये निकला कि डॉक्टर्स के बाद, उनके समझाने के बाद परिवार भी और कमेटी भी इस बात से सहमत है कि बेटी ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस भी मनस्थिति में वो रही होगी, उस मनस्थिति में उसने आत्महत्या का ये भयंकर कदम उठाना पड़ा है। तो अभी हमारी कमेटी से भी बात हुई है, परिवार से बात हुई है, वो इस बात से देखिए किस मनोस्थिति स्थिति में बेटी रही होगी, उन्हें ये भयंकर कदम उठाना पड़ा और ये आत्महत्या है। तो पूरा प्रशासन सबने बाउंड्री या एनवायरनमेंट बना दिया कि भाई ये तो कंफर्म सुसाइड है। और भी प्रशासन के कुछ, ये एसडीएम है लोहारू के, और जो इनके पास देख रहे हैं आप ये मूछ वाले, आई थी डॉक्टर्स के द्वारा, ये उस दिन ये शायद एसएचओ है वहाँ के, जो शायद अभी नए वो है, क्योंकि ये जब अंतिम संस्कार हो रहा था, अंतिम संस्कार मतलब 21 की सुबह ये पहले जो शमशान घाट है वहाँ पे उसके बाहर ये खड़े हुए थे, क्योंकि मैं वहीं मौजूद था। और इनके साथ जो थे वो थे बहन मनीषा के मामा जी, वो इनके साथ खड़े हुए थे और वहाँ पे कोई भी आमजन नहीं था। मैं बिकॉज पिछली रात भी वहीं रुका हुआ था, उससे पिछले दिन भी वहीं था, तो मैं सुबह जल्दी उठ के, मेरे को पता था कि आज मॉर्निंग में अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि उससे पहले वाले दिन भी 20 को मैं दिन में बहन मनीषा के पिताजी के साथ बैठा हुआ था, उनके दादाजी के भाई के घर, जो उनके घर के सामने थोड़ा चल के लेफ्ट साइड में उनका घर है, तो मुझे वो वहीं दिखे थे, तो मैं उनके साथ वहीं बैठा था। तो उनके पिताजी, ये 20 तारीख की बात है, पिताजी हाथ जोड़ के कहते हैं, थोड़े मतलब चेहरे पे वो भाव नहीं थे दुख वाले, कि हमारी तो बातें सरकार ने मान ली है, सुबह आप अंतिम संस्कार करा दीजिए, जैसा भी समाज को अच्छा लगता है। ठीक है साहब। ये सुन के दुख हुआ काफी। मैंने कहा सरकार ने ऐसी इनकी क्या बातें मान ली है भाई, क्योंकि जब बैठे थे फर्स्ट डे, जब ये भी बैठे थे या प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था, तो न्याय एक ही था कि मुजरिमों को सजा दी जाए, ये मर्डर है, और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए। अगर मैं पिता होता और मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाता, तो ये कहीं तक भी मेरा वो नहीं होता कि हम खुश हैं, हमें हमारी बातें मान ली है सरकार ने, सुबह अंतिम संस्कार करा दो। ठीक है भाई। फिर मुझे कहते हैं कि आप बाहर बैठो, हम वो एक रूम में बैठे हो, तो मुझे कहते हैं आप बाहर बैठो, मुझे कुछ अपने परिजनों से बात करनी है जरूरी। फिर कहते हैं, फिर खुद ही एक्सप्लेन करने लग गए कि वो क्या है, कल अंतिम संस्कार होगा तो हम उसके लिए उनको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, इतने अपफ्रंटली। ठीक है, मैं बाहर बैठ गया। बोले चाय वाय पियो, चाय बन रही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा नहीं, चाय पीने की तो मेरी इच्छा है नहीं। मैं वहाँ से उठ के जो मनीषा का घर है उधर गया। वहाँ पे इनके जो कमेटी के कुछ लोग थे वो बैठे हुए थे, उनके साथ बैठा। वो भी फोन पे कुछ बात ही कर रहे थे कि क्या और सरकार से चाहिए, कैसे क्या करना है। वो इतना कुछ मुझे वहाँ समझ नहीं है। मैं अंदर उनकी माताजी उनके पास बैठा, उनकी माताजी भी खुश कि हमारी तो बातें मान ली है सरकार ने, जो चाहिए सुबह अंतिम संस्कार करा दो, जिस भी तरीके से जिस क्रियाक्रम से होता है उससे करा दो।
वो बातें भी मुझे अचंभित कर गई। पिताजी का रिएक्शन भी मुझे अचंभित कर गया, क्योंकि मेरे अंदर इतनी आग लगी हुई थी। जब मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे पता है प्रशासन इसको दबा रहा है, यहां पे इतना प्रेशर डलवा रहा है, जब यहां पे तो उन पे इतना सेटिस्फेक्शन, और वो कैसे आया? उनकी भी बात सुनी, कुछ मीडिया वाले थे उन भी बात कर रहे थे उनसे, उनको भी उन्होंने यही बोला कि संस्कार करा दीजिए, सुबह जैसा होता है, ठीक है। तो सुबह संस्कार हो गया। सब लोग शामिल हुए। जब संस्कार में जब अब मैं कहा था कि जब सुबह संस्कार के लिए, अब पता था सुबह संस्कार होगा, मैं वहीं जो मंदिर था जिसके अंदर, जिसके बाहर सब लोग आमजन इकट्ठा हुए थे, 30-40 हजार लोग जो रुके हुए थे वहाँ पे, वहीं पे मंदिर में रुकने की व्यवस्था थी, वहाँ खाने भोजन वगैरह की उन्होंने व्यवस्था की थी, तो मैं वहीं रुका हुआ था मंदिर में। महाराज भी थे तो उनके साथ। तो मंदिर के सामने ही रास्ता जाता है जिसमें शमशान घाट है। तो सुबह उठ के मैं शमशान घाट के लिए चल दिया। 6:30-7 बजे का टाइम था सुबह का। वहाँ देखा गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मेरे को पता लगा कि भाई अब ये लोग स्टार्ट करेंगे। वहाँ देखा लोग रुके हुए थे, डर रहे थे वहाँ जाने से कि भाई, क्योंकि प्रशासन सख्त था। पर मैंने कहा कि देख लेंगे क्या होता है भाई, शमशान अंतिम संस्कार में तो जाएंगे, कम से कम आए हैं तो। अब वो घर वालों ने डिसाइड कर लिया, इन्होंने कर लिया, ठीक है। मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे जब गया तो शमशान घाट के बाहर बहन के मामा थे, और जो ये बगल में मूछों वाले SHO है शायद, ये खड़े हुए थे, और इनके साथ इनकी गाड़ी खड़ी थी, और इनके साथ कुछ और प्रशासन के पुलिसकर्मी खड़े थे। इन्होंने पूछा मुझसे जाते ही, हाँ भाई कौन? तो मैंने कहा साहब मैं तो क्या करने आया हूँ। मैंने कहा, नहीं पूछा कहाँ से? मैंने कहा भाई नाम मेरा राहुल है और राजस्थान से आया हूँ बहन की सपोर्ट में। तो बोला अभी इधर क्या? मैंने कहा अंतिम संस्कार कराने के लिए आया हूँ। बोला अच्छा क्या करते हो? एड्रेस वेड्रेस चीज़ें पूछी, मैंने बता दी भाई वहाँ ऐसे ऐसे काम वाम के बारे में बता दिया। और 2-3 बैक क्वेश्चंस पूछे, वो भी बता दिए, ठीक है। फिर SHO साहब ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया कि हाँ जी आप आ जाइए। वो निरीक्षण कर रहे थे, तो वो कमेंट पास करते हैं कि आधा राजस्थान तो खड़ा हुआ है यहाँ, आधा और आ जाएगा, तो जल्द से जल्द मतलब सुरक्षित उनको एम्बुलेंस को कॉल करते हैं कि आप गांव की तरफ से ना आए, वो जो दूसरा इधर से रास्ता है, उस ढानी के अंदर आने के 2 रास्ते थे। एक गांव के उधर से, गांव में से होते हुए आ रहा था, एक शमशान घाट के इधर से होते हुए आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप इधर से आए। अब उधर पेड़ काट के डाले हुए थे, तो उन्होंने कहा हम ये रास्ता क्लियर करा रहे हैं। SHO ने बोला मामा को कि आप क्रियाक्रम की तैयारी करवाइए, मैं और उनके मामा जी अब हम दोनों शमशान घाट में चले गए। वहाँ पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी, आप इसी पे ही देख सकते हैं, या मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है। तो वहाँ हम उनके मामा जी ने फ़ोन किया घर पे कि भाई लकड़ियाँ लेके आ जाओ और क्रियाक्रम की तैयारी करते हैं। वहाँ से कुछ देर में ट्रैक्टर भर के पिकअप आई थी शायद, पिकअप भर के लकड़ियों की आई, लकड़ियाँ खाली की, फिर उन्होंने पानी वानी मंगाया। फिर उसके बाद कुछ समय बाद लोग आमजन वहाँ पे आने लग गए थे, ग्रामवासी आ गए थे, और भी लोग इकट्ठा होने लग गए थे। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आती है वहाँ पे। फिर जो अर्थी के लिए तैयार करते हैं, बांस की लकड़ी वो लगा के ऐसे सीढ़ी बना के वो तैयार की गई वहाँ पे। इतने में इधर से गाड़ी आई, एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में बॉडी आई। तो जब बॉडी उतार रहे थे तो मैंने भी बोला था उनको कि भाई पहले अर्थी सजा लो, लकड़ियाँ जचा दो, ताकि आए तो अर्थी पे रख के सीधा
वहाँ रख दे, चिता पे रख दे सीधा। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले बॉडी उतारेंगे। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आके रुकी तो दादाजी थे, दादाजी आए, दादाजी ने काफ़ी गुस्से में कि अरे बॉडी सड़ गई है, सब लोग बीमार हो जाएंगे, पहले जाके अर्थी सजाओ, बाद में बॉडी को बाहर निकालना। 10-11 दिन से रखी हुई है। तो मैं वहीं खड़ा हुआ था, हमने कहा ठीक है आप, मैं और दादाजी खड़े, तो बाकी उन्होंने जाके अर्थी सजाने लगे। थोड़ा टाइम वहाँ रुके रहे, वेट करें। तो जैसे उनके मामा जी सामने आए तो उसके दादाजी ने मामा जी को देखते ही क्रोध आया दिमाग में और उनको बोलते तू चला जा, तू चला जा सामने से। कुछ देर बाद दादाजी ने बोला मैं देख के आता हूँ अर्थी सजी है नहीं सजी है, मैं वापस आऊँगा तब बॉडी निकालेंगे और लेके जाएंगे। दादाजी देख के आए, कुछ देर रुके, फिर आके उन्होंने बोला ठीक है निकालो, निकाल के अंतिम संस्कार करके चले गए। सब लोग निकल गए वहां से। उसके बाद का आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर अभी कुछ टाइम पहले, जिस तरह की जो अभी कुछ टाइम पहले, हाँ, से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी मनीषा की मौत के बारे में जनता ने और हमने जो हरियाणा सरकार से 2 मांगे मांगी थी। एक नंबर तो सीबीआई से जांच हो उसकी, और दूसरी नंबर एम्स से मेडिकल हो उनका। तो हरियाणा सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए नायब सिंह सैनी जी ने उसको तुरंत हमारी मांगे मान ली गई। और मैं जो है ना यहाँ कभी किसी की सुनता हूँ, कभी किसी की सुनता हूँ, कोई आकर के कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी की मौत के बारे में ये राजनीतिक न करें। धन्यवाद। ये देखिए साहब कि हमने सरकार से मांग की थी, मैंने और जनता ने सरकार से 2 मांगे की थी कि एम्स में पोस्टमार्टम हो और सीबीआई की जांच हो। भाई कौन सी जनता ने मांग की थी, मुझे इस बात का जवाब दे दो। कौन सी जनता ने? वो जनता में हम भी खड़े थे, राजस्थान छोड़ के वहां गए थे, वहां लड़े थे। और इसी बात के लिए यहाँ पे मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। मैंने जाने से पहले भी ये बात, हमने कैंडल मार्च निकाली थी सोडावास में। जाने से दबाव बना रहा है मनीषा के परिवार के ऊपर कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। कल का लास्ट उन्होंने दिया है कि कल कर देंगे। जो भी कमेटी बनाई गई थी वहां पे उसको खरीद लिया गया। कमेटी का कोई मेंबर वहां नहीं है। पिताजी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अगर अंतिम संस्कार हो गया उसके बाद कोई न्याय नहीं होगा, कोई फैसला नहीं होगा। अगर अंतिम संस्कार कल हुआ तो हरियाणा बंद रहेगा, राजस्थान भी साथ में बंद रहेगा। हम साथ हैं, अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। हम साथ हैं। तो मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को, मनीषा को, दरिंदों को, दरिंदों को, मनीषा को, मनीषा को, दरिंदों को, दरिंदों को, दरिंदों को, मनीषा को, मनीषा को, दरिंदों को, दरिंदों को, दरिंदों को। पहले हम कैंडल मार्च में मैंने ये बात बोली थी कि अगर अंतिम संस्कार हो गया तो न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं होगा। किसी भी तरीके से कोई ये नहीं था कि हमारी तो कोई मांगे ही नहीं थी ऐसी। हमें तो सरकार से उम्मीद, हमें पता है सरकार दबा रही, हमारी कोई उम्मीद ही नहीं थी। किस जनता ने बोला? मैं इनके पिताजी संजय जी से जानना चाहता हूँ कि किस जनता ने बोला कि हमारी मांगे हैं एम्स में मेडिकल हो और सीबीआई की जांच हो? किस जनता ने बोला? और इनसे पूछा जाए क्या इनको मालूम था कि एम्स कहाँ है या एम्स में
पोस्टमार्टम होगा, तीसरी बार ये करवाना चाहिए, इनको मालूम था? सीबीआई जांच की तो कोई बात ही नहीं आई। चालीस 40,000 लोग वहां इनके समर्थन में मरने कटने के लिए खड़े थे, मरने कटने के लिए। 2 रास्ते आ रहे थे, एक इधर से एक इधर से, दोनों रास्तों को ब्लॉक कर रखा था और हाथ पकड़ के खड़े हुए थे कि भाई कुछ भी हो जाए टूटेंगे नहीं, सरकार कितना बल का प्रयोग कर ले हम नहीं झुकेंगे। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, या हम नहीं हटेंगे। ठीक है, अब मेरे यहां तक आपने चीजें देख ली, यहां तक जो जो चीजें हुई है, और उसके बाद हमने देखी कि सरकार किस तरीके से चीजें करती आई है और मैनिपुलेट कर रही है, या अभी ये कंक्लूजन दिखाते हुए एक मैनिपुलेटिव अपने हर बयान को दे रहे हैं, हर बयान को सुसाइड की तरफ, हर बयान को सुसाइड की तरफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे सच्चाई की, कि सच में हुआ क्या था, कि क्यों बेटी को इंसाफ नहीं मिला, या नहीं मिल रहा है, या आगे भी नहीं मिलेगा, क्यों दूसरी पोस्टमार्टम करवाई गई, जब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी तो दूसरी पोस्टमार्टम क्यों करवाई गई, क्यों 40,000 लोग जो मरने मारने के लिए बैठे थे, जिनका एक ही मुद्दा था कि या तो हम मर जाएंगे या डटे रहेंगे, लेकिन हिलने नहीं देंगे, कुछ किसी को कुछ होने नहीं देंगे, या हम इस धरने से नहीं हटेंगे, उनको हटाया गया या वो हटे, क्यों पहली कमेटी बिकी, या पहली कमेटी टूटी फिर दूसरी कमेटी टूटी, क्यों जो होना ही नहीं चाहिए था जब तक मुजरिम नहीं पकड़े जाते वो हुआ, क्यों अंतिम संस्कार हुआ। तो ये 6 मुख्य प्रश्न है। पहला प्रश्न कि जब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी तो दूसरी पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई से क्यों कराई गई। अब जनता के ऊपर ये जनता, ये अधिकतर यूट्यूबर्स जितने भी लोग हैं, एक ही चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई, एक ही चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई हाँ, परिवार की मांग थी साहब ये तो, कि हम पहली पोस्टमार्टम से खुश नहीं है। अच्छा साहब, ये परिवार की मांग थी, ये सरकार भी ये बयान दे रही है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, जनता भी इसलिए ये बात उनके दिमाग में बैठ गई कि हाँ, परिवार खुश नहीं था भाई फर्स्ट पोस्टमार्टम से। क्यों भाई, फर्स्ट पोस्टमार्टम में ऐसा क्या था जिससे परिवार खुश नहीं था। अब परिवार की सुनिए। तो आते ही शब्दों पता लग जाओ जरूर से कोई है बेटा ये हमने तेरा को नहीं, हमने मेरा कोने की नहीं काल पे ये बुलाओ लाग रहे हैं। बयानी वाली रिपोर्ट तो सही थी, बयानी वाली रिपोर्ट सही थी, ओके बात ओके थी, एकदम बदलवा दी। हाँ, तेज से नार काटी गई है। बिल्कुल 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 यही बात है। और इसके अंग सारे निकाले गए हैं। और तेजाब मुंह पर डाले गए हैं। सही रिपोर्ट थी वो, ओके, उसी पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसने जो बेटी जो दी डॉक्टर है, वो डॉक्टर खुद उम्र को बिरयानी वालों ने रिपोर्ट बना के दी थी। अब वो तो बेरुना सच से झूठ तो पता करना पड़ेगा, पर रिपोर्ट भी सच थी। बयानी वाले की जो सही थी, के बाद वो रिपोर्ट क्या बदलवाई, रिपोर्ट वकील ने बदलवाई। कौन सा ने बयानी वकील खड़े हो गए, वकील, हाँ वकील ने बदलवा दी रिपोर्ट। बताओ कि ये वकील के मस्जिद खड़े हुए थे, वकील सुनेंगे यार, वकील उनने खड़े करेंगे पार्टी आना पार्टी आने ने वकील खड़ा, तो वकील खड़ा कर दिया पार्टी ने। हाँ, ठीक है, नाम तो वकील को जानो वकील को मैं बेटा ना बेरो से तो पार्टी ने वकील खड़ा कर दिया, तो रिपोर्ट बदलवा दी। हाँ भाई, ये जुलम पार्टी का है, अशोकारी है। वकील ने बताया। तो भाई सुन लिया आपने, घर वालों को क्या लेना देना, एक बेसिक बात था, उसके अंदर आ गया सारी चीज, जो चीज थी सब A to Z क्लियर आ गई थी
फिर किसने वो वकील खड़ा करिया, क्या नाम बता रहा था इसका, ये आर्या करके, पार्टी में ठीक है नाम तो वकील को अच्छा पार्टी ने वकील खड़े कर दिया तो रिपोर्ट बदलवा दी। हाँ भाई ये पार्टी अशोक आर्य। तो भाई देखा भाई, परिवार के पास जब रिपोर्ट आ गई थी पहली, पोस्टमार्टम सही हो गया था, परिवार उस टाइम पे बैठा हुआ है वहां पे अपने घर पे, तो परिवार क्यों पोस्टमार्टम दोबारा करवाएगा, क्यों रिपोर्ट चेंज कराएगा? ये सबके दिमाग में सरकार ने डाल दिया कि परिवार पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुश नहीं था, पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुश नहीं था। लेकिन जो अशोक आर्य है, जो इन्होंने बताया कि जो वकील खड़े किए हैं, तो सवाल यह है कि सरकार ने यह भी नहीं सामने आने दिया कि किसने वो वकील खड़े किए हैं, किसने वो वकील खड़ा किया है जिसने दोबारा से बोला कि हमें ये रिपोर्ट मंजूर नहीं है। पहला सवाल, और पहले सवाल में ही मुजरिम आपके सामने है, पहले सवाल में मुजरिम आपके सामने है। अशोक आर्य बताया जा रहा है घर वालों ने बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया था, जो रिपोर्ट आई थी भिवानी की वो एकदम सही थी, लेकिन अशोक आर्य या जो भी उन वकीलों ने, जिन लोगों ने उन वकीलों को खड़ा किया है, जिसने उन वकीलों की फीस दी है, वही कातिल है, वही कातिल है, वही दोषी है, वही पीछे है उन सबके जिन्होंने उन वकीलों को खड़ा किया था। अब घर वालों को इन्होंने कन्विंस कर लिया दोबारा से पोस्टमार्टम करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि घर वालों को भी लगा क्या पता पहली रिपोर्ट के अंदर कुछ कमी रह गई हो, दूसरी रिपोर्ट में एक बार और होगा पोस्टमार्टम तो क्या पता अपराधी ही सामने आ जाए, क्या पता प्रशासन तो हमारी मदद ही कर रही है। उनको क्या पता कि ये पूरी प्री प्लानिंग साजिश थी, क्योंकि फर्स्ट रिपोर्ट में क्लियर मर्डर लग रहा है, क्लियर मर्डर आया है, उसके अलावा कुछ नहीं, मर्डर भी आया है प्लस यौन शोषण भी किया गया है, बिकॉज यूट्रस और वो अपने जगह से हिले हुए हैं, वो बॉडी पार्ट अपने जगह से हिला हुआ है और गला कटा हुआ है। दो ही चीजों पे आया है, गला कटा हुआ है, तेजाब जला हुआ है, आंख निकली हुई है और नीचे यूट्रस और उस पार्ट के साथ छेड़छाड़ हुआ है, वो अपनी जगह से हिला हुआ है। क्लियर यौन शोषण और मर्डर का आरोप निकल के आ रहा है फर्स्ट रिपोर्ट से। लेकिन जिन वकीलों ने ऑब्जेक्शन उठाया, जिन वकीलों ने इस दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए अप्लाई किया ऑब्जेक्शन उठा के, और घर वाले भी फिर मान गए कि भाई ठीक है तुम चाहे रहे हो। ये लोग दोबारा गए रोहतक पीजीआई के अंदर, इन्होंने दोबारा से पोस्टमार्टम कराया, दूसरा पोस्टमार्टम। प्री प्लानिंग था, 3 डॉक्टर्स थे, कहने वाले कि अभी एक स्क्रीनशॉट भी आया हुआ है उसका, एक वो भी वायरल हो रखा है कि 13 करोड़ का पैकेज, जो रोहतक के पीजीआई के 3 डॉक्टर थे, 13 करोड़ का पैकेज उनको दिया गया है। किस चीज के लिए? ये एक मैं नंबर्स और ये बताया, मतलब ये इसमें सही है, ये मैं दिखा दूंगा, अभी इसके अंदर चल नहीं रहा, पर 13 करोड़ का पैकेज है। ये ऑनलाइन वायरल हो रहा है, एक कुछ चैट है जिसके अंदर वहाँ के रोहतक पीजीआई के लोगों से कुछ बात की जाए, तो वहाँ पे इंटरनल कोई खबर आई है और वो उसमें लीक हुई है कि 13 करोड़ का पैकेज वहाँ के डॉक्टर्स को दिया गया है फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना के देने के लिए। तो दूसरी बार पोस्टमार्टम कराना ही गलत था। जिसने उन वकीलों को पैसा दिया है, जिसने उन वकीलों को खड़ा किया है, साफ दोषी वही है, उन्होंने ही फिर रिपोर्ट चेंज कराई। उसके बाद देखो, उसके बाद सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सुसाइड नोट भी आ गया और इधर से इन्होंने दूसरी फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दे दी और इधर से सुसाइड नोट भी आ गया सामने। सुसाइड नोट के साथ इन्होंने दोनों राइटिंग भी दिखा दी कि भाई देखो हैंड राइटिंग भी मैच कर लो। अब इनकी गलती ये रह गई
कि इन्हें जो बहन मनीषा की कॉपी मिली वो इंग्लिश की मिली, तो इन्होंने इंग्लिश में नोट लिखवा दिया, क्योंकि उस कॉलेज में जाती थी और स्कूल भी था, तो वहां पे फॉर्म भी भरा गया था, वहां पे उसकी नोटबुक मिलना या उनकी मिलना बहुत इजीली एक्सेसिबल है। वहां से नोटबुक उठाई, वहां से हैंडराइटिंग निकाली, सेम हैंडराइटिंग में आज के टाइम पे आप किसी भी हैंडराइटिंग में इतने राइटर्स पढ़े हुए हैं कि जो आप हैंडराइटिंग देंगे वो सेम में लिख देंगे जो आपको लिखवाना है। वो प्रूफ लगाया है प्रशासन ने कि ये देखो, ये 15 को सेकंड पोस्टमार्टम हुआ है, बॉडी मिली है 13 को, 13 से 15 के बीच में कोई सुसाइड नोट नहीं आया। 15 को सेकंड पोस्टमार्टम भी हुई, जबकि 15 अगस्त छुट्टी थी, उस दिन सेकंड पोस्टमार्टम भी हुई, सुसाइड नोट भी आ गया, सुसाइड हो गया। ठीक है सब, सुसाइड हो गया, ऑब्जेक्शन उठा। और अब 18 को फर्स्ट कमेटी बिकी। कमेटी क्यों बिकी और दोबारा क्यों गठित हुई? ऐसा क्या था? क्या परिवार के पिताजी के डिसीजन के बिना कमेटी बिकेगी? वहां हमारे भाई बंधु सब सपोर्ट में खड़े हैं, मरने के लिए खड़े हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हैं, प्रशासन से झुकने के लिए खड़े नहीं है। वहां पे दिख गया था कि प्रशासन वाटर गन, लाठीचार्ज ये सब करने के लिए आ रहा है, तो वहां पे रास्ते भी बड़े बड़े पेड़ काट के डाल रखे थे, वहां पे ट्रक खड़े कर रखे थे कि प्रशासन आएगा तो पैदल उतर के आएगा, और पैदल के लिए एक दूसरे से शपथ दिला दी गई थी कि मर जाना मिट जाना, लेकिन भागना मत, हिलना मत, कुछ भी हो जाए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम नहीं हटेंगे। सब लोगों के अंदर आग थी, बहन को न्याय दिलाने के लिए खड़े थे, अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए खड़े थे। तो 18 को कमेटी कैसे टूटी? कमेटी के साथ पिताजी भी टूटे थे, क्योंकि 18 को सरपंच बिका, कमेटी टूटी। वहीं की इंटरनल खबर यह है, जो लोग थे वहां उन्होंने ही बताया कि सरकार ने एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए वहां पे देने का परिवार को वादा किया है, और इधर से सरपंच और कमेटी को भी, क्योंकि वहां पे प्रेशर हर जगह से डाला जा रहा था। सरकार ने पहले दिन प्रेशर बिल्ड किया, प्रशासन ने प्रेशर बिल्ड किया, मतलब इधर से किसी को भेज के जाके परिवार से बात करना कि प्रेशर बिल्ड करना कि सरकार ये कर देगी वो कर देगी। अब आप बोलोगे कि प्रेशर के अंदर डिसीजन चेंज हुआ होगा। भाई कौन सा प्रेशर? तुम्हारी बेटी के साथ निर्मम बेरहम हत्या हुई है, क्या क्या हुआ है? अरे वो सोच के देखो, वो पल जब वो शाम को 6:20 पे बेटी का फोन आया और तुम उठा नहीं पाए और वो फोन कट गया, और जब तुमने दोबारा फोन किया 11 तारीख को, जब तुमने दोबारा फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आया, तो क्या बीत रही होगी उस बेटी पे, उस बहन पे क्या बीत रही होगी? वो किस घड़ी से गुजर रही होगी कि उसके साथ क्या शोषण हो रहा होगा, कि वो किस हालातों में उसने अपने पिताजी को एक लास्ट उम्मीद के लिए फोन किया होगा, और वो उसका फोन भी छीन लिया गया होगा और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया होगा या उसको स्विच ऑफ कर दिया गया होगा। क्या वो आग, वो प्रेशर, कौन सा ये प्रेशर डाल देगा इतना कि आप खड़े हो जाओगे सरकार की तरफ जाके, जबकि आपको दिख रहा है सरकार ने तो सुसाइड प्लान कर दिया, सरकार ने तो कॉलेज की तरफ देखा भी नहीं कि बेटी कॉलेज गई थी, लास्ट लोकेशन वहां की थी, सीसीटीवी कैमरा था, उन पे तो कोई बात ही नहीं हुई। तो कैसे उस पिताजी ने, उस कमेटी ने वो डिसीजन चेंज कर दिया?
और प्रेशर की बात करते हो तो सरकार जब इतना कर रही है तो प्रेशर ठीक है, सरकार ने बोल दिया होगा हम केस कर देंगे, ये कर देंगे, छोड़। अरे कितने मरने, जब बाहर वाले लोग मरने के लिए खड़े हैं तो आपकी तो बेटे है, आपका तो खून है, ग्रामवासियों के तो घर की है। कैसे कमेटी, कैसे कमेटी बिकी? ठीक है कमेटी बिकी। सुना था उस टाइम पे कि पिताजी भी कमेटी के साथ चले गए थे। बोला जाता है कि उस टाइम पे एक सरकारी नौकरी और एक 1 CR का प्रॉमिस किया गया था। ठीक है, वापस से लोगों ने, जो बाहर के लोग आक्रोश में थे, हमारे साथ के थे भाई भगत सिंह, भाई मोनू, इन्होंने सब ने मिलके वापस रात को बाबा के पास गए, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, और दोबारा से धरना को स्टार्ट किया। 19 तारीख से दोबारा धरना पे स्टार्ट हुए। पिताजी भी कन्विंस थे कि हाँ मैं जैसा लोग चाहते हैं न्याय मिलेगा तभी हटूंगा, और दोबारा से धरना पे बैठ गए। 18 को टूटी थी, 19 को फिर धरना पे बैठ गए, 20 को फिर घर वालों ने मना कर दिया कि हमें ये कमेटी मंजूर नहीं है। जो लोग मरने के लिए खड़े थे बहन के लिए, वहां अपना घर परिवार छोड़ के, क्या हुआ ऐसा पिताजी के साथ कि उन्होंने ये बोल दिया कि हमें ये कमेटी मंजूर नहीं है? क्या हुआ उस दादा के भाई के साथ, दादाजी की बात नहीं, दादाजी के भाई के साथ, जिन्होंने जाके अभी दिखाता हूं आपको मैं वो वीडियो, जिन्होंने जाके उन 30-40 हजार लोगों को उस धरने को उठा दिया और बोल दिया कि जाओ तुम, हमें तो मिल गया इंसाफ जो चाहिए था। जोड़ के प्रार्थना है, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, जो पूरी इंडिया हमारा साथ दिया है, उनको हम बहुत धन्यवाद देंगे। और देखो अब ऐसा है, जो भी मतलब इन्होंने डिमांड रखी थी, जो भी रखा था, अपनी डिमांडें सारी पूरी हो चुकी हैं, संकल्प ले लिए गए हैं, और मतलब जो भी अपना काम जो भी था वो अपना पूरा हो चुका है। ये हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है भाई हमारी बिटिया का संस्कार हो जाना चाहिए, जोड़ के प्रार्थना है। देखिए भाई साहब, हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो भी डिमांड थी, जो भी हो गया था वो पूरा हो गया, हमारी बिटिया का संस्कार हो जाना चाहिए। अरे इंसाफ मिला क्या? मुजरिम मिले क्या? कौन सी डिमांड आ गई? कहां से डिमांड आ गई? ये डिमांड जागी कहां से? किसने इनको बताया कि एम्स का वो होगा और CBI की जांच होगी? ये कहां से डिमांड आ गई बीच में? 30-40 हजार लोग मरने के लिए बैठे हैं कि अगर हम पे केस लग जाए, हम मर जाए, भागेंगे नहीं, इंसाफ दिला के जाएंगे। ये दादाजी का भाई है, इनके आगे बताऊंगा मैं आपको कि इंसाफ मिल गया, हमें जो चाहिए था, हमारा संस्कार हो जाना चाहिए। अब संस्कार, ये लोग संस्कार कराने के लिए गए थे क्या आपका, या इंसाफ दिलाने के लिए गए थे? सबके मन में आग थी, क्या इनको न्याय मिला? आपने तो जो चाहा था मिल गया। बताने वाले तो बोल रहे 2 करोड़ और 2 सरकारी नौकरी ली है और लॉलीपॉप दे दी। CM साहब से बात कराई थी, लॉलीपॉप दे दी कि एम्स में जांच करा देंगे, एक और वो करा देंगे, रिपोर्ट पोस्टमार्टम करा देंगे और CBI की जांच करा देंगे। तो अगर कैसे वो बाप मान सकता है कि सिर्फ CBI जांच और एम्स की रिपोर्ट पे कैसे आप 40 हजार लोगों को हटा सकते हो? अगर आप बोलते हो कि ये बात नहीं है, वहां के लोगों ने बोला इस बात को कि 2-2, पहले 1-1 दिया था, फिर 2-2, तो इनकी तो डिमांड पूरी हो गई। संस्कार
करा दो। 40,000 लोग जो मरने के लिए बैठे थे, जो अपनी बहन को न्याय दिलाने गए थे, मेरे जैसे भाई, वो बुजुर्ग जो दूर दूर से गए थे, उनकी आप बीती सुनाता हूं। कैसे उस धरने को उठते टाइम रोते हुए गए थे कि शायद उसके बाद कोई धरने में ना जाए। आज ही जनता बटली नहीं होगी आगे के लिए। विश्वास नहीं क्या जनता का? जनता को तो नहीं पता कैसे फैसला है, जनता कैसे उठी। जनता तो नाराज होकर उठी, पैसे भाड़ा किराया लगा कर काम छोड़ के घर से आए। यहाँ हम भी फालतू नहीं थे, हमारा दर्द इसलिए आए थे। बेटी हम तो ये रिक्वेस्ट ठीक है, इनका फैसला था तो कल ही दे देते दाग, कल की कह दे दाग देंगे, कल ही दे देते, कोई दिक्कत नहीं। इस संसार में एक नारा है, पहले मुर्गी आई अंडा आया। अगर उसका सुसाइड बताते हो तो पहले उसने जहर पिया या गर्दन काटी। आप समझ रहे? अरे भाई, वहां पे जनता गालियां दे के उठी है, गालियां दे के। यहां तक बोल दिया था कि कल शमशान घाट में नहीं जाएंगे। इन्होंने कर लिया, इनको जो चाहिए था वो मिल गया, इन्होंने कर लिया इंसाफ, तो फूक देंगे खुद ही चले जाएंगे शमशान में, खुद ही अंतिम संस्कार में चले जाएंगे, अकेले कर लेंगे, हम नहीं जाएंगे। लोग गलत नहीं बैठे थे वहां। अरे क्या मिल रहा था किसी को? क्या लेने गए थे? क्या दे देंगे वहां पे जाके कि जो हम वहां से लेके आ जाएंगे? हमारे तो आग लगी हुई थी ना अंदर कि बहन के साथ अन्याय हुआ है, प्रशासन ने अन्याय किया, हम इंसाफ के लिए गए थे, तो क्या मिला क्या इंसाफ? कैसे इन्होंने फैसला कर लिया हमारे बेस पे और हमें बोल रहे कि जनता चाहती थी। अरे जनता कहां चाहती थी? कौन सी जनता चाहती? एक जनता को सामने लेके आओ, हम भी वहीं थे। सब लोग इतने नाखुश, इतने दुखी, वो धरना उठता नहीं, ये परिवार ने उठाया है, क्योंकि इनको तो मिल गया इंसाफ, मिल गया न्याय, इनको सरकार को मिल गया। सरकार की अड़ी हुई थी कि साहब अंतिम संस्कार हो तो पीछा छूटे, ऊपर तक प्रेशर जा रखा है सब। तो अगले दिन करा दिया अंतिम संस्कार, चले गए सब लोग अपने अपने घर। मिल गया क्या न्याय? परिवार को तो मिल ही गया ऐसा लग ही रहा है, इनको तो अब मतलब भी नहीं है न्याय से। सरकार को भी जो मिलना था, जो चाहना था, वो मिल गया है। सरकार को भी मतलब नहीं है। ये जितने लोग हमारे जैसे, जिनके अंदर आग लगी हुई थी कि बहन बेटी के साथ अन्याय हुआ, उस बहन की आत्मा को न्याय मिला क्या? कैसे इसके परिवार ने छुआ होगा उस बॉडी को? पिताजी तो संस्कार में दूर खड़े हो गए थे आए जब, क्योंकि किन हाथों से हाथ लगाएंगे। अभी मैं कल देख रहा था उनका, जब वो फूल जो अस्थियां विसर्जन करते हैं तो अस्थियां चुगते हैं ना, कैसे अस्थियां चुगी होंगी? हमने भी अपने दादाजी की माँ की अस्थियां चुगी थी, तो हाथ से ऐसे चूमते हैं, ये दांत है, ये हड्डियां है जो बची हुई, जो जलती नहीं है, उनको चुग के फिर विधि विधान से गंगा जी छोड़ के आते हैं। इनको देखा था, एक इतना बड़ा सा चिमटा ले रखा था, उससे ऐसे ऐसे चुग रहे थे। शायद इनके पता नहीं चलती है यहाँ पर। मेरे को तो यह लगा कि शायद ये हाथ भी नहीं, हाथ लगाएंगे तो भी इनके हाथ कांप जाएंगे। फिर बोलते अंतिम संस्कार करा दिया, बॉडी कब तक रखते। अरे वो तो ऑलरेडी खत्म हो गई थी, और 5 दिन 10 दिन रुक जाती तो भी उसकी राख बननी थी, वो अभी भी बनी, बाद में भी बननी थी।
वो भी लॉजिक नहीं था। तो इसके और इसके सिवा क्या लॉजिक हो सकता है भाई? और सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था भाई। मेन मुद्दा ये आता है कि हम पुलिस को गालियां दे देते हैं, प्रशासन को गालियां दे देते हैं। जैसे ही प्रशासन का क्या लेना है भाई? प्रशासन ने तो अभी दिल्ली वाला केस देखा होगा आपने, जिस बहन को अभी आगजनी का जो केस हुआ है, उसके पति के ऊपर आरोप था, पति को उठाया और सीधा पैर में गोली और मार दी, एनकाउंटर और करके दिखाया कि भागने की कोशिश कर रहा था। ये फिल्में हमने पहले भी देखी हुई है भाई, हमें पता है कैसे भागने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है। तो प्रशासन का तो काम है करना। प्रशासन के साथ को अगर ये केस सोल्व करना होता तो ये इतना टाइम नहीं लगाता प्रशासन। और जहां सीएम साहब तक को इस पे सफाई देनी पड़ रही है, चीजें बदलनी पड़ रही है, इतनी सरकार इतनी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले रही है, तो ये साफ संकेत दिखाता है दादाजी भी बोलते हैं कि गाड़ी से जब वो उस दिन कॉलेज में गए थे 11 तारीख को, तो वहां पे ब्लैक जेड कांच में, काले कांचों में गाड़ी निकली थी। तो ये साफ संकेत दिखाता है मंत्री के बेटे की तरफ, साफ संकेत। क्योंकि सीएम साहब को भी कोई और नहीं दबा सकता एक मंत्री के अलावा। उस मंत्री के समर्थन में ही सीएम साहब इतना कर सकते हैं। प्रशासन के कंधे पे धर के चला रहे हैं बंदूक। सब लोग प्रशासन को गाली दे रहे हैं, साहब पुलिस खराब है, साहब एसडीएम गंदा है, साहब एसडीएम का क्या नाम है, देखो मनोज दलाल, एसडीएम लोहारू। और दूसरा नाम किसका आ रहा है मंत्री के ऊपर? जेपी दलाल। ठीक है, तो प्रशासन फैसला बहुत जल्द कर सकता था। तो प्रशासन ने तो सारी बुराई अपने कंधों पे रख ली, क्योंकि जो हुक्मराना इनके हुक्म देंगे फॉलो करेंगे। एक बात बताता हूं, जितने लोग पुलिस से डरते हैं वो बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें ये सब इनको क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्वेंट। सर्वेंट, आपके घर में सर्वेंट होता है तो क्या आप उससे डरते हो या उससे काम कराते हो? एक आपके घर में पर्सनल टॉयलेट है, एक पब्लिक टॉयलेट है, तो पब्लिक टॉयलेट में भी टॉयलेट करते हो, पर्सनल टॉयलेट में भी टॉयलेट करते हो। पर्सनल सर्वेंट है वो भी आपके काम के लिए है, पब्लिक सर्वेंट है वो भी आपके काम के लिए है। तो पब्लिक सर्वेंट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बना के दिए हैं। पब्लिक सर्वेंट्स में कौन कौन है? ये जुडिशरी है, जितने भी आपके डॉक्टर्स है, टीचर्स है, गवर्नमेंट, पुलिस प्रशासन है, ये सब पब्लिक सर्वेंट्स है। तो ये आम आदमी के लिए है, पब्लिक आम आदमी के सर्वेंट्स है, लेकिन हमने तो मालिक बनाया हुआ है। पहले के लोग तो पब्लिक सर्वेंट जब आते थे, जब पुलिस आ जाती थी तो गांव छोड़ के भाग जाते थे, क्योंकि वो पहले अंग्रेजों से डरे हुए थे। अंग्रेज ऐसे ही होते थे, पुलिस की डरते थे। वो डर कायम है, बना रहा है, और जब तक ये डर बना रहेगा, जब तक ये लोग सर पे बैठे रहेंगे यहां। तो जब भी खाकी वर्दी को देखो तो उसको सर्वेंट है। जब आप उसको ज्यादा इज्जत दोगे, ज्यादा वो करोगे, तो आप डर जाओगे और वो आपको डरा के आपसे काम करवाएंगे या वो कराएंगे। बाहर के पुलिस ऑफिसर्स देखे कभी आपने? यूएस एंड बाहर के, तो वहां से
कम्युनिकेशन कैसे होता है? हे ऑफिसर, व्हाट यू नीड? यू नीड अ लाइसेंस, टेक दिस। देख, वो लोग बात करते हैं इस लेवल पे कि यहां पे ये है, ये भी मेरे जैसे ही आम आदमी, बट इसकी ये ड्यूटी है, ये काम कर रहा है। यहां बात करते हैं ऐसे, अरे पुलिस, अरे हवलदार भी आ गया तो अरे हवलदार है भाई, हवलदार है। 1 स्टार लग गया तो अरे 1 स्टार है, अरे 3 स्टार लग गया तो अरे 3 स्टार है। बाप बाप बाप, इसने जो बोल दिया वही मान लिया। बट मंत्री लोगों को पता है, मंत्री लोग इनको पता है क्या बोलते हैं? अभी मैं एक इनका वीडियो देख रहा था, एक मंत्री बोलता है ये तनखैया है, मतलब तनख्वाह जो लेते हैं, तनख्वाह वाले हैं ये, इनसे जूते साफ कराऊंगा। शायद बिहार के कोई मंत्री थे। तो जो मंत्री हैं, जो ऊपर प्रशासन है, वो प्रशासन को अपने तरीके से यूज करते हैं। सरकार प्रशासन को अपने तरीके से, और बुरा कौन हो जाता है? प्रशासन। सारी बुराई कौन ले लेता है? पुलिस अपने ऊपर, क्योंकि उनके पास ऑर्डर से ऊपर से नहीं करेंगे तो बदल के दूसरे को लगा देंगे, जो उनकी बात मानता है उनको लगा देंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे। भाई वो बदल सकते हैं ना, पावर उनके हाथ में है। हमारे लिए काम करते, लेकिन हमारे पैसा तो हमारा ही जाता है, बट पावर तो मंत्रालय को दिया हुआ है ना। और ये अंतरी मंत्री संतरी सीएम वीएम कहां रख रखे हैं? इस अंगूठे के नीचे। इस संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इस भारत ने ये अंतरी मंत्री संतरी यहां रख रखे इस अंगूठे के नीचे। जिस दिन इस अंगूठे की ताकत जान जाओगे, इसको सही से दबाना जान जाओगे, सही इंसान को परख के वहां पहुंचाना जान जाओगे, जिस दिन इनके बिना इसको दबाओगे, जिस दिन बिना कास्ट वास्ट के कि ये तो मेरी जाति का है, मैं इसको जिताऊंगा, वो तो फलाने जाति का है, ये तो इधर का है, ये तो उधर का है, इन सब बातों को छोड़ के जिस दिन एक सच्चे इंसान को ऊपर ये दबाने लग जाओगे ना, तो सब बदल जाएगा। अब तुम कह दो कि भाई साहब ये पार्टी खराब है, वो पार्टी अच्छी है। अरे नेता तो यही है, ये इधर से लुढ़क के उधर कूद जाएंगे, आधे उधर से इधर आ जाते हैं कूद के। इनका कौन सा एक वो है, ये उधर बैठ जाएगा, उसकी सरकार होगी तो उधर बैठ जाएंगे, वो भी ऐसे ही काम करेंगे। तो बदलना होगा चीजों को, प्रशासन। तो उन्होंने क्या, अब साफ संकेत जाता है कि मंत्री, अब सीएम साहब क्यों वो करेंगे हैं? ये आपके नायब सिंह जी क्यों वो करेंगे? क्योंकि उधर उस मंत्री को क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि वोट बैंक है पूरा पूरा इनका, अगेंस्ट नहीं जा सकते, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे ये वो। तो इनको भी बचाना है, उनको, समझ रहे हो? कोई छोटा मोटा कुछ होता तो ये उठा के कब का ठोक देते, जैसे वो अभी टोका है कि पकड़ के जबरदस्त बिना बात पहले एक एनकाउंटर ही मार दिया, पैर में गोली, कि साहब भागने की कोशिश कर रहा था। ठीक है साहब, कर रहा होगा कोशिश, मान लिया आपने कही है, तो हम कौन होते हैं ना करने वाले? हम तो आम आदमी हैं, हमारे हाथ में क्या है? ये एक वीडियो और देख लो इनके चाचा की। मेरा नाम रविंदर है। सरकार से हमारी 2 ही मांगे थी, एम्स से पोस्टमार्टम हो दोबारा से और सीबीआई जांच हो। तो सरकार ने दोनों मांगे हमारी मान ली है और धरना प्रदर्शन हमने स्थगित कर दिया है। सरकार लगातार देखो भाई, किसने बोल दिया ये 2 मांगे थी? किसने बोला?
कौन सी पब्लिक ने बोला? हम भी बैठे थे वहां, हमारे भाई भी बैठे थे। 40,000 लोगों में से अगर तुम 40 लोग भी गिन के बता दो ना, या 4 लोग भी बता दो, 4 लोग छोड़ो, उससे पहले तो इनको भी बता दो, तो मेन कंक्लूजन ये है भाई, इनकी बात कराई गई थी सीएम साहब से। और दो मांगे भी उन्होंने दी है इनको कि एम्स से जांच करा देंगे और सीबीआई से, एम्स में मेडिकल करा देंगे, सीबीआई से जांच करा देंगे। ठीक है साहब, मान ली कि भाई ठीक है, मान ली, हम हो गया ये, चलो जाके, क्योंकि इसके अलावा कोई सरकार के पास भी ऑप्शन नहीं था पेंडा छुटवाने का। इन 40,000 ये तो हटते नहीं, ये तो बैठ गए थे मरने के लिए कि साहब मार दो, लेकिन चाहिए इंसाफ, हम नहीं हटेंगे। इनको हटा कौन सकता था? प्रशासन को पता है अगर मैं लठ चलाऊंगा, मैं इनको हटाऊंगा तो आज 40 बैठे, कल 80,000 बैठेंगे। आज सिर्फ इतना एरिया जाम है, कल पूरा हरियाणा जाम होगा, देश जाम होगा। एक स्टेट नहीं, अलग अलग स्टेट का प्रेशर आ रहा है। और तरीका क्या था कि कमेटी को खरीदो, गांव को खरीदो, बाकी आप समझ रहे हो। एक इकलौते जो निर्दोष आदमी है, जो जिनको दबा देते हैं या फिर जिनको बोलने नहीं देते, वो है इनके दादाजी। जो इनके असली दादाजी है, वो जिनकी मैंने वीडियो दिखाई थी। लास्ट जब संस्कार हो गया उसके अगले दिन, नहीं संस्कार हो गया उसके बाद, जबकि ये वीडियो में बैठा उनके पास, मैंने फिर से उनसे बात की, वो क्योंकि मेरे को उनके दिख रहा था उनके हाव कि ये परिवार से भी ना खुश है। ये बात मैं बोलता भी हूं, अपने वहां पे भी मैंने बोला है, पर उनको ये बोलने नहीं दे रहे। देखो अभी मैं, जब मैं वहां बैठा हुआ था उनसे बात कर रहा था, तो उसके आगे की बताता हूं आपको। भिवानी मनीषा हत्याकांड में नया, बाकी उन्होंने तो मनीषा हत्याकांड में ये, इन्होंने तो और ही चीजें की, व्हाट्सएप चैट दिखा दी, ये दिखा दी, वो दिखा दी, बहुत सी बातें आ जाती है उसमें। तो नहीं, ये इसमें पूरा वीडियो नहीं है, मैं वो वीडियो को अटैच कर दूंगा। उसमें लास्ट में देखना आप कि दादाजी बात बता रहे थे, बताते बताते जो दादाजी के भाई है, जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया था ना, वो गंजे वाले, कि हमारी तो मांगे मान ली, वो आके आंख दिखाते हैं दादा को, और जैसी आंख अब देखना भी वो वीडियो अटैच, जैसे यार दादा को आंख दिखाते हैं तो दादा ऐसे सहम के पीछे बैठ जाते हैं ऐसे, और फिर बोलते बोलते ऐसे चुप हो जाते हैं। और फिर वो आता है पास आके कहता है इनके तो दिमाग की संतुलन सही नहीं। और जो आदमी एक इकलौता सच्चाई पे बैठा है, एक एक बात सच बता रहा है, नंबर सच बता रहा है, सारी चीजें सच बता रहा है, उसको बोले तो दिमागी संतुलन सही नहीं है। और ये वीडियो बंद करो। और फिर उधर से उसका वो मामा निकल के जाता है, और उसका मामा देखता है, और फिर अंदर जाके आवाज मारता है कि बुला के लाओ उनको, कि कहीं ये कुछ और ना बता दे, ये सच्चाई ना बता दे। एक, अब तो उसका भी पता नहीं बेचारे का क्या होगा, लेकिन वही एक सच्चा आदमी है, बाकी सब गोलमाल है। जो भी बात थी मैंने आपको बता दी। मेरे को लगता नहीं इसके अलावा आपके अंदर कोई सवाल रहा होगा, आपके पास आ गए होंगे सारे जवाब। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को हर उस इंसान के पास पहुंचाए
ये वीडियो उन 40,000 लोगों के लिए है जो वहां बैठे थे। ये वीडियो बहन मनीषा की आत्मा के लिए है कि इन्होंने तो, दरिंदों ने तो जो करना था कर दिया। सरकार ने दलाली कर ली, बीच में आके मांडवाली कर ली। अंतिम संस्कार के लिए बॉडी भी बेच दी, अंतिम संस्कार करा दिया, सुसाइड क्लियर करा दिया। अब सरकार कल रिपोर्ट दे दे सुसाइड की, अगर कोई भी पर भी मार दे गांव में से या घर में से, उधर से। हमारा दुख का क्या होगा, इस समाज के दुख का क्या होगा। और उन दरिंदों को तो इन्होंने चलो ठीक है, मैं एक बार फिर भी नहीं बोलता इस मुद्दे पे, क्योंकि हमें तो दिख रहा था जो चीज हुई थी कि घर बिका, परिवार बिका, जो भी बिका सब बिका, बिक जाओ तुम्हारा है। लेकिन उन दरिंदों को तो तुमने खुला छोड़ दिया, उनको तो जमानत दे दी तुमने, बिना केस के, बिना नाम आए। वो तो आज मेरी बहन मनीषा कल किसी और बहन पे हाथ डालेंगे, और वो क्या, और उन 40,000 की तुमने कमर तोड़ दी जो इतनी दूर से चल के गए थे। क्या वो अगली बार कहीं जाएंगे समर्थन में? किसी के साथ अन्याय होगा तो जाएंगे क्या? ये कलंक इन्होंने सिर्फ घर पे, खानदान पे या उस पे नहीं लगा, ये पूरे हरियाणा पे कलंक लगा है। अब एक पार्टी वाले बोल देंगे कि हम ये, कि वो, अभी एक मैं और देख रहा था, कौन सा मंत्री का भाषण था कि सब बीजेपी वाले, तो बोला बीजेपी ऐसे कर रही, तो बोला कांग्रेस भूल गई, कांग्रेस ने वो किया था, वो किया था, वो किया। तो इन्होंने भी एक एग्जांपल सेट कर दिया कि भाई साहब आगे से, और ये नियम बन जाएगा फिर कि अगर देखो इसके बाद और क्राइम बढ़ेंगे, इसके बाद और चीजें होंगी, हो भी रही, आप देख रहे हो लगातार, कि अगर दोषी गरीब है तो प्रशासन तुरंत एक्शन लेगी या जो भी वो कर देगी, उसका खत्म खेल। पर अगर दोषी पैसे वाला है तो फिर प्रशासन घर खरीद लेगी जाके, समाज खरीद लेगी जाके। ये तो एक रास्ता मिल गया ना, एक वो हो गया। कीमत लग गई ना, ये तो एक। न्याय तो मिला नहीं, और वहां के लोग, वहां का सरपंच जो इतनी दूर से बहन के दुख में गए हैं, जो कोई नेशनल मीडिया ने वहां को कवर नहीं किया, जो पत्रकार रिपोर्टर्स बेचारे कुछ गए हैं, भाई करमू था, रिपोर्ट ही तो दिखा रहा था, क्या गलत दिखा दिया उसमें, उनको डाल दिया अंदर, 14 12 मुकदमे लगा के डाल रखे, जितने जो भी वहां से उठाए हैं। तो अंतिम संस्कार से पहले उनके पिताजी का एटलीस्ट ये तो हक था कि भाई वो इनकी सपोर्ट में खड़े थे, उनको तो छुड़वा दे कम से कम। उसके बाद उन्होंने ये तो शर्त नहीं रखी उनके साथ कि उनको भी छुड़वा दे, उनको छोड़ दे। इंसानियत भी बेच दी क्या? बस भाई, भगवान बहन के आत्मा को शांति दे यहां तो। और आप सबको कसम है
कि इस आवाज को उठाओ। और बहन मनीषा को, उसकी आत्मा को, सिर्फ बहन मनीषा के लिए और उसके दादाजी के लिए, अब तो शायद उनका भी, अब सब लोग ही, जब घर वाले ही, अब वो खुद अब बाप है तो अपने बेटे के विरुद्ध वो भी क्या ही जाएंगे। पर बेटी का, पोती का हम तो कैसे भूलेंगे। पर अब जो भी इसके बाद हो वो बहन मनीषा के इंसाफ के लिए ही हो। हर आदमी से मैं यही विनती करूंगा कि आप जितनी भी आवाज उठा सकते हैं इस आग को बुझने ना दे। अगर आज बहन मनीषा को इंसाफ नहीं मिला तो ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, ये सरकार काले पे धोला लिख देगी। मतलब एक ब्लैक बोर्ड है, किसी ने पूछा इसका कलर क्या है तो उसने लिख दिया वाइट। मतलब जो बिल्कुल अपोजिट कर दी चीजें, जो दिख रही है, अंधे आदमी को दिख रही है, जो सब चीजें हैं। मोबाइल तो अब तक नहीं लेके आए हैं लोग। सुसाइड में मोबाइल नहीं था क्या? उसका तो जिक्र ही नहीं किया। कॉलेज की तरफ देखा ही नहीं, सीसीटीवी निकलवाया ही नहीं। क्यों निकलवाएंगे? इनको जरूरत ही नहीं पड़ी। उससे पहले ही चीजें कंट्रोल में आ गई। तो भाई जिसको जो चाहिए था उनको वो मिल गया। मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया। मैं वहां गया, मैंने वहां जाके बहन के लिए आवाज उठाई, मैं वहां लड़ा। मैं वहां जाने से पहले यहां आवाज उठाई, यहां मैंने कैंडल मार्च निकाली, मैं यहां लड़ा। आने के बाद भी मेरे को दिख रही थी वहां सब चीजें। मेरे आते, जब मैं वहां से आया तो जब उनके घर से निकला था तो मैंने उनके दादाजी का जो भाई था जो मना कर रहा था और उसके जो मामा जी, मैं वहां भी बोल के आया था कि इंसान एक ही सच बोल रहा है इस घर में, उसको तुम नहीं बोलने दे रहे हो, दबा रहे हो मेरी। तो उससे भी मैं मतलब बद्दुआ दे के ही वो हुआ था, क्योंकि दिख गई थी चीजें साफ जो चल रही थी, जो हो रही थी, कि उनको न्याय तो नहीं चाहिए था, उनको मुजरिम तो नहीं चाहिए थे मर्डर के। उनको जो चाहिए था वो शायद मिल गया था, मैच फॉर्मेलिटीज बची होगी। पर ये मेरी बहन मनीषा के लिए तो न्याय नहीं हुआ। उसकी आत्मा की देख रही होगी ऊपर से, शायद उसको तो इंसाफ नहीं मिला। और आज ये मुजरिम बच गए तो ये कल किसी और को निशाना बनाएंगे। कल शायद वो बाप बोल भी ना पाए, या इन्होंने पहले कुछ केस किए होंगे, वो पहले दब गए होंगे। तो बदलो, करो, कुछ कर सकते हो, जितना कुछ कर सकते हो। बाकी रिजल्ट तो तुम्हें दिख रहे हैं, जो है वो आने वाले हैं। मुझे बस इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।